अभी तक हम पढ़ चुके हैं कोशिका झिल्ली माने कोशिका की संरचना और कोशिका में बाहरी आवरण को पढ़ चुके हैं। अब हम उसके प्रोटोप्लाज्म में, कोशिका के भीतर जो द्रवीय पदार्थ पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर में जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला कोशिकांग हम पढ़े थे दोहरी भित्ति या दोहरी झिल्ली वाली संरचनाएं जो होती हैं वो दो होती हैं मुख्य रूप से। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है लवक। तो उसमें से हम पहला पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का हम ऊर्जा घर भी कहते हैं। आप 9वीं 10वीं की कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, आपको पता है इसको क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर श्वसन संबंधी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एंजाइम्स उपस्थित होते हैं और उसकी क्रेब साइकिल श्वसन की क्रिया जो है इसमें संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत क्रेब साइकिल। तो इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है और जो भी ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में यहाँ पर संचित होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते। जब हम अंतर कर रहे थे तब देख चुके हैं कि दोहरी झिल्ली वाली जितने भी कोशिकांग हैं वो किस में पाए जाते हैं, सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने। इनकी खोज किसने की थी? कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इनको फिलिया कहा। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इनको क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को फिलिया नाम दिया। अल्टमान ने इसको, हिस्ट्री में थोड़ा सा पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, अल्टमान ने इसको क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। अल्टमान ने क्या कहा? इसको बायोप्लास्ट कहा। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया एक साइंटिस्ट ने नाम दिया, कौन से साइंटिस्ट ने? बेंडा। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने और खोज किया कॉलिकर ने। ठीक है, और फिलिया नाम दिया फ्लेमिंग ने और अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा। इनकी संख्या एक कोशिका में लगभग 40 से 50 तक हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक ही कोशिका में 40 से 50 तक हो सकती है और इसको कहा जाता है अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। ये चीज अभी हम जब संरचना पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है या सेमी ऑटोनॉमस अंग कहा जाता है, क्योंकि कुछ संरचना ऐसी होती है जिसके कारण वो अपना स्वयं का निर्माण भी कर सकता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकता है और जैविक क्रियाओं को कंट्रोल कर सकता है अपना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है ना। तो अब देखते हैं इसकी संरचना को विस्तार से देख लेते हैं। यह अंडाकार या गोलाकार, किसी भी अंडाकार, गोलाकार या छड़ के आकार की संरचना पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी भित्ति माने डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, दोहरी भित्ति वाला स्ट्रक्चर है। बाहरी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? आउटर मेम्ब्रेन। ये देखो बाहर से जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है इस तरह से झिल्ली, या बाहर की ओर जो मेम्ब्रेन या संरचना दिखाई पड़ रही है वो कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, बाह्य झिल्ली। उसके बाद आंतरिक झिल्ली जो है इस तरह से देखिए, ये अंदर की ओर उभार, आंतरिक झिल्ली में अंदर की ओर उभार पाई जाती है। दो झिल्ली है, इसमें दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन है बाहर से स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड्स पाए जाते हैं या उभार पाए जाते हैं। इन फोल्ड्स को कहा जाता है क्रिस्टी। इन फोल्ड्स को क्या कहा जाता है? इनको फोल्ड्स को कहा जाता है क्रिस्टी। फोल्ड्स को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। और उसके अलावा इनर मेम्ब्रेन के भीतर इस तरह से देखिए शेडेड एरिया दिख रहा है, ये इसमें विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है और इस द्रव को कहते हैं, ये द्रव को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्थान होता है उसको कहते हैं इनर चैम्बर, और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्थान होता है उसको कहते हैं आउटर चैम्बर। तो आउटर चैम्बर को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। मतलब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह होती है इस जगह को कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, आंतरिक झिल्ली में देखिए इस तरह से अंगुली नुमा उभार पाया जाता है, इस उभार को कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी में भी दो फेस पाया जाता है। ये देखिए, एक बाहर की ओर साइटोसॉल है और अंदर की ओर मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स की ओर अंदर का जो चैम्बर में द्रव भरा होता है उसे क्या कहेंगे? हम मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैट्रिक्स की ओर इनर मेम्ब्रेन का जो उभार जा रहा है तो ये उभार, ये क्रिस्टी क्या कहलाएगा? इसका एक एम फेस कहलाएगा। ये कौन सा फेस कहलाएगा?
एम फेज कहलाएगा क्रिस्टी का। और जो साइटोसॉल की ओर जा रहा है, ये देखिए एक क्रिस्टी इस तरह से ये अंदर की ओर इधर उभार आया, और इधर की ओर ये क्रिस्टी जो है इनर मेम्ब्रेन इस तरह से ये बाहर की ओर उभार हो रहा है, तो ये कौन सा फेज कहलाएगा? ये सी फेज कहलाएगा। ठीक है, ये सी फेज। और मैट्रिक्स की ओर उभार हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स की ओर उभार वाला एम फेज कहलाएगा। जबकि साइटोसॉल की ओर जो उभार हो रहा है, साइटोसॉल की ओर उभार हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? उसका सी फेज कहलाएगा। तो ये हो गया क्रिस्टी। और क्रिस्टी में क्या पाए जा रहे हैं? F1 पार्टिकल पाए जा रहे हैं। और ये F1 पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, जो हम श्वसन की प्रक्रिया पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि श्वसन से संबंधित एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनका एक पूरा चेन पाया जाता है। इसको रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो वो जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से पूरा व्यवस्थित रहता है, ये सारे क्रिस्टी के साथ में। तो इसका कार्य क्या हो गया? श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको कहते हैं मोरन ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि मोरन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में इस तरह दानेदार संरचना और पाया जाता है, जिसको कहते हैं पार्सन पार्टिकल्स। इसको क्या कहेंगे? पार्सन पार्टिकल्स कहेंगे। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में राइबोसोम पाए जाते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक या कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले राइबोसोम की अपेक्षा साइज में ये थोड़े छोटे होते हैं। उसके अलावा इस मैट्रिक्स में और डीएनए भी पाया जाता है। जिस तरह से केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। अपेक्षाकृत आकार में छोटा होता है, और इसमें हिस्टोन के प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का स्ट्रैंड पाया जाता है। ठीक है। और इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो श्वसन से रिलेटेड होते हैं। तो मैट्रिक्स में विशेष प्रकार की जो एंजाइम्स होते हैं वो किस काम आते हैं? श्वसन की प्रक्रिया में काम आते हैं। जो श्वसन में क्रैब्स साइकिल नाम का एक चक्र चलता है, जिसमें काम आने वाले सारे एंजाइम्स जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? इनर चैम्बर के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का विस्तृत अध्ययन। इसमें क्रिस्टी जो होते हैं वो स्टॉक F1 पार्टिकल्स 3 भागों में बटे होते हैं, हेड, स्टॉक और बेस। ठीक है। इनकी संख्या माइटोकॉन्ड्रिया में F1 पार्टिकल्स की संख्या होती है 10,000 से लेकर 1 लाख तक। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में इन F1 पार्टिकल्स की संख्या कितनी होती है? 10,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। अब इसके कार्य के बारे में हम देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, अब जाहिर है कि ये श्वसन से संबंधी एंजाइम्स इसमें उपस्थित हैं, इसीलिए क्या है, इसका कार्य क्या हो सकता है कि श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होना। ठीक है। और दूसरा इसका मुख्य इसको कहा जाता है ऊर्जा घर। ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भोजन के ऑक्सीकरण भी होता है इनके इनर चैम्बर में, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बने हुए जो एटीपी होते हैं, ऊर्जा होते हैं, वो एटीपी के रूप में यहीं पर संचित होते हैं। तो इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर भी कहा जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया उन अंगों में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो तेजी से होती हैं। तो उन अंगों में ये माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो अधिक होती है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य वही है, श्वसन से संबंधित है, जो कि ऊर्जा घर भी कहलाता है और श्वसन में सहायक होता है। ठीक है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कहा जाता है अर्ध स्वायत्त अंग। अर्ध स्वायत्त अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अपना डीएनए होता है, जिसके फलस्वरूप ये डुप्लीकेट करने की क्षमता रखता है, और बडिंग के द्वारा फिर ये नए माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोमाइटोकॉन्ड्रिया को बना सकता है, और जो एक नए माइटोकॉन्ड्रिया को जन्म देता है। उसके अलावा इसमें अपना प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में इसमें आरएनए भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये इनकी जैविक क्रियाओं में वो प्रोटीन जो है वो काम आ जाते हैं। तो इस तरह से ये इनकी कई क्रियाएं जो होती हैं वो तो इनके अंदर स्वयं के नियंत्रण में होती हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं जो होती हैं इनकी माइटोकॉन्ड्रिया की श्वसन संबंधी क्रियाएं जो होती हैं वो केंद्रक के नियंत्रण में होती हैं। इसलिए इसको पूरा स्वायत्त अंग, पूरा ऑटोनॉमस ऑर्गन नहीं कहा जाता, बल्कि इसको क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहा जाता है, या अर्ध स्वायत्त अंग। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि अर्ध स्वायत्त अंग किसे कहा जाता है, तो किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और उसके कार्य के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया हम। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो है
दूसरी संरचना होती है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, कौन सा होता है दूसरा? प्लास्टिड या लवक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।